हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशली एनटीपीसी के लिए ही मैं ये सेशन लेकर के आई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके, तो आज का टॉपिक है जनरल साइंस से रिलेटेड है फ्रेंड, और फिजिक्स का। मैंने इसे फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एनटीपीसी में आए हुए हैं, मैं उन सारे को इसमें कवर करूँगी। ओके फ्रेंड, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स का पूछा है तो फोर्स का एसआई यूनिट है, इसका आंसर होगा सी, न्यूटन। न्यूटन होगा फ्रेंड। देखिए, फोर्स का एसआई मात्रक मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसी को न्यूटन बोलता है। तो याद रखिएगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ओके फ्रेंड, और सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का? तो सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में ये बार बार पूछता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, दूरी की। तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ओके, तो प्रकाश वर्ष क्या है फ्रेंड, इस बारे में ध्यान देते हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? तो 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट ईयर जो कि किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और फ्रेंड, दूरी है, ये इसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। और एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर। ओके, तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ओके, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है? तो कार्य का एसआई मात्रक कौन है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा बी, जूल। जूल जो कि कार्य का एसआई मात्रक है। देखते हैं कैसे। ये वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर। इसी को फ्रेंड जूल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड जूल। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, सी नहीं होगा, बी होगा, तरंगों की आवृत्ति। तो तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज यूनिट है। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो फ्रेंड, सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि और अदिश राशि किसे बोलते हैं फ्रेंड? तो अदिश जिसमें सिर्फ परिणाम हो, और सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती है। ओके फ्रेंड, तो इसमें कौन है जो कि सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो कि एक अदिश राशि है। बाकी ये तीन, वेग, संवेग और कोणीय वेग, ये तीनों सदिश राशि है। तो याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो भार जो कि नीचे की ओर लगता है फ्रेंड, mg। तो ये एक बल है, ओके फ्रेंड, और इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ओके। तो याद रखिएगा भार का ऐसा यूनिट क्या है? तो न्यूटन। इसका आंसर होगा डी, न्यूटन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो सर्किट में उसके बिजली का प्रवाह पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर सर्किट में बिजली प्रवाह का पता लगाता है, ओके फ्रेंड। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर क्या है फ्रेंड? तो बैरोमीटर है, ये वायुमंडलीय दाब मेजर करता है, ओके। और एनीमोमीटर है, यह वायु की वेग को पता लगाता है, ओके। तो याद रखिएगा, इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड इसमें बल की मात्रा ज्ञात करना है, जो कि एक स्थिर बल को 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान बढ़ा देता है, और वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक होता है, ओके। तो किस फॉर्मूला पे पुट होगा? तो जो बल का फॉर्मूला है एफ एम इंटू ए, इस फॉर्मूला पे आप पुट कर सकते हो। तो इसका क्या होगा फ्रेंड? इसका मास कितना है? तो 5 किलोग्राम है, ओके। और कितना है फ्रेंड? 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अंतर होगा 3 और 2 सेकेंड के लिए, ओके। तो ये 15/2। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड 7.5 न्यूटन, ओके फ्रेंड। तो याद रखिएगा 7.5 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, 7.5 न्यूटन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्रेंड, आप आसानी से इसे पुट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ओके फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ओके। तो यांत्रिक ऊर्जा जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, उन दोनों के बराबर होता है, उन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जब कोई पार्टिकल गति करता है, तो इसके गति के कारण पिंड में ऊर्जा निहित होती है, और इसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो याद रखिएगा, हाफ mv², जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, और स्थितिज ऊर्जा जो कि किसी स्थिति के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, mgh जो कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ओके। तो आप इन छोटे छोटे फॉर्मूलेस को याद रखिएगा, तो तुरंत आपसे अगर इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप आसानी से उसे कर पाओगे, ओके फ्रेंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, सोनार। सोनार का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड सोनार का? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इससे जो अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, वो पानी के अंदर कितनी गहराई पे कोई वस्तु है इसका पता लगाती है, ओके फ्रेंड। तो याद रखिएगा, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है, ओके फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू होने वाला बल ज्ञात करें। तो फ्रेंड यहाँ पे बल ज्ञात करना है, और यहाँ पे आपका जूल दिया हुआ है फ्रेंड, और दूरी दी हुई है। तो किस फॉर्मूले पे पुट होगा? तो इसका फॉर्मूला है फ्रेंड, ये वर्क के फॉर्मूला पे पुट होगा, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड, तो ये फॉर्मूला पे पुट होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4000 मीटर, और यहाँ पे आपका वर्क दिया हुआ है, मतलब वर्क का यूनिट जूल होता है, तो वर्क दिया हुआ है आपका 20,000 जूल। ओके, तो देखते हैं। तो फ्रेंड मैंने वर्क का फॉर्मूला, वर्क यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है फ्रेंड, आपको फोर्स निकालना है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स का कितना आएगा फ्रेंड, सॉरी, फोर्स का कितना हुआ फ्रेंड, 5 न्यूटन। ओके, तो याद देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड बी 5 न्यूटन। ओके, यहाँ पे फोर्स निकाला हुआ है, इसलिए इसका जो यूनिट है न्यूटन, उसका वो होगा फ्रेंड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मैंने अभी आपको बताया था गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो फ्रेंड हाफ mv² होता है। तो देखिए किस किस पे निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पे बल और वेग पे निर्भर कर रहा है, नहीं, ये गलत होगा। वेग और ऊर्जा पे निर्भर कर रहा है फ्रेंड, ऊर्जा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या निर्भर कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान और ऊर्जा पे, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। लास्ट होगा द्रव्यमान और वेग पे, यहाँ पे मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ये मास और वेलोसिटी पे निर्भर करेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, द्रव्यमान और वेग पर। ओके, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि साइकिल की गति दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड इसमें क्वेश्चन बोला है कि साइकिल की गति दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, 4 गुना। यह कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। देखते हैं कैसे। जो गति है वो दुगनी, तो ये फ्रेंड दुगनी कर दी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फ्रेंड, तो हाफ mv² होगी। ओके, तो यहाँ पे हाफ m और v की जगह 2v²। ओके, तो यहाँ पे ये 4 और हाफ mv², तो ये हो गई फ्रेंड, ये कितनी हो गई, तो 4 गुनी हो गई। यहाँ पे जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो सेम है, और यहाँ पे 4 गुना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन भी यही कहा है फ्रेंड कि कितनी होगी, तो 4 गुनी हो गई। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल क्या करता है। तो घर्षण बल ये क्या है फ्रेंड, तो देखते हैं। तो घर्षण बल क्या है, यह हमेशा उस दिशा में के विपरीत दिशा में लगता है जिस दिशा में वस्तु चलती है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ये बल की दिशा के हमेशा विपरीत लगता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, बल की दिशा के हमेशा विपरीत घर्षण बल लगती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डेयरी में प्रयोग की जाने वाली दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो जो डेयरी में दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसके आंसर होगा फ्रेंड सी, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण जिसके कारण डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो जानते हैं अपकेंद्रीकरण क्या है फ्रेंड, तो यह किसी पदार्थ के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसी कारण ये दूध से क्रीम को अलग किया जाता है अपकेंद्रीकरण के कारण। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, जड़त्व का नियम। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कैसे, तो फ्रेंड न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है, तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो फ्रेंड इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो इसीलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है फ्रेंड? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एसएससी आरआरबी सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके फ्रेंड, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कितना होगा फ्रेंड? सी 1/6 होगा फ्रेंड। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होती है। तो इसका आंसर होगा सी 1/6। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है? तो फ्रेंड मैं एक आपको फॉर्मूला बताती हूँ। इस पर आप बहुत ही ईजिली, अगर आपसे सेल्सियस का पूछे या फिर आपका फ़ारेनहाइट का पूछे, आप कोई भी इसे इस फॉर्मूले पे पुट कर सकते हो। तो इस क्या है फ्रेंड? C/5 F माइनस 32/9। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, यह फॉर्मूला है फ्रेंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो C/5 F 32/9। ओके, तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 5 F 9। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? F = 32। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड C F = 32। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड A-40 डिग्री। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऊर्ध्वापातन। ओके फ्रेंड, तो ऊर्ध्वापातन जानते हैं ये क्या है फ्रेंड? तो ऊर्ध्वापातन, तो किसी भी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले वो सीधे वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कपूर को जब भी आप जलाते हो तो वो बिना द्रव में बदले वो सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। इसके और भी 2 एग्जाम्पल है फ्रेंड। तो ये दोनों एग्जाम्पल के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि एक कपूर तो आप जानते ही हो कि ये ऊर्ध्वापातन करता है, और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडीन। तो ये तीनों के बारे में याद रखिएगा, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये तीनों जो कि ऊर्ध्वापातन करते हैं। तो आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, ये तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब खाली कमरा होता है उसमें जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वापस मुझे सुनाई देता है। ओके, तो ये जो है इसकी कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड इसकी दूरी होनी चाहिए, इसका आंसर होगा फ्रेंड B 17.2 मीटर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 17.2 मीटर। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो इकोस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड A ध्वनि से। यह ध्वनि से संबंधित है। ओके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? जबकि खाली कमरे होते हैं उसमें जब भी कुछ बोलते हैं तो वापस हम वो बहुत ही गूंजता है वो आवाज़, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न हो किसके कारण ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, परावर्तन। जब भी अगर खाली कमरा होता है तो वो ध्वनि होती है वापस परावर्तित हो जाती है और वो सुनाई देती है हमें। ओके, और जब उसमें कमरे में जब सामान भरे होते हैं तो वो सारे ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण हमें वो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो यही कारण है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो हमें सुनाई देती है खाली कमरे में। ओके, तो यह परावर्तन के कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, ओके, तो आज का अपना वीडियो था फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसी तरह के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर वो रिलेटेड हो करंट अफेयर से या फिर जनरल साइंस। ओके फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड। थैंक यू सो मच।